नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय की कक्षाओं में हम फिर से नए टॉपिक पे चल रहे हैं और इस समय का जो हमारा विषय है, जो टॉपिक है, वो है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि भाषा जो है वो शब्द कैसे बना है और भाषा के संबंध में जो हमारे काव्यशास्त्री है या जो भी विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है, भारतीय विद्वान है, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं या भाषा को अपने शब्दों में जो परिभाषित किया है। देखिए, ऐसे तो भाषा को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है, लेकिन हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो परीक्षा उपयोगी है। जो भी तथ्य महत्वपूर्ण थे हमने उनको देखा। उसी के साथ में भाषा की जो प्रकृति है या भाषा की जो विशेषताएं हैं उनको भी हमने देखा, भली भांति देखा। और जितनी भी परिभाषाएं या जो विशेषताएं हमने देखी हैं, प्रश्न यदि भाषा विज्ञान की परिभाषाएं और विशेषताओं से बनेगा तो वहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। इसी के साथ में आज की दूसरी क्लास में हम देखेंगे भाषा का जो वर्गीकरण हुआ है, हमारी हिंदी भाषा का जो वर्गीकरण हुआ है, आज हम उसको देखेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी की तरफ से जो नया बैच चल रहा है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं, लेकिन कहना इतना है कि जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से ले लीजिए, क्योंकि क्लासेज बहुत आगे आ गई हैं। फिर आप ना कहिएगा कि इतना सारा पाठ्यक्रम हमसे बीच में छूट गया, क्योंकि जब आप एक साथ क्लासों का भार लेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। जैसे कि कुछ बच्चे हैं, अब टेस्ट सीरीज लेते हैं, फिर कहते हैं कि मैडम कैसे हल करें। अरे भाई, मैम भी क्यों बताएंगे कि कैसे हल करें? आपने इतना लेट से लिया है। हमने कहा था कि जब आप शनि शनि चलते हैं, खरगोश और कछुए की कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी, तो इसीलिए आपको खरगोश वाली नहीं, आपको कछुए वाली चाल में चलना है, लेकिन निरंतर चलना है। आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। जो भी तथ्य, क्लास का भी आपका यही रहता है कि आपको लगता है कि क्लास तो हम देख ही लेंगे। जैसे कि इस वाले बैच में हुआ, कुछ क्लासेस जब हटानी पड़ी तो सभी बच्चों की कमेंट आने लगी, यहाँ तक कि सर को भी फ़ोन आने लगे कि सर आप एक दिन के लिए कर दीजिए क्लासेस और हम देख लेंगे। अरे भाई, आपने एक वर्ष से क्लासें नहीं देखी हैं तो फिर आप एक साथ कैसे देख लेंगे? तो ये इसलिए था क्योंकि बैच लॉन्च हुआ है नया, और इस नए बैच में जो बैच शुरू हुआ है, इसमें जो तथ्य हैं बहुत सरल रूप में, फैक्ट भी हैं, और विस्तृत तो बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जितना विस्तृत हम कर रहे हैं वो सिर्फ परीक्षा उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि अनर्गल हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक एक तथ्य को, एक एक नोट्स को आपके लिए, एक एक टॉपिक के नोट्स को आपके लिए दोबारा बनाया जा रहा है इस समय। अब जैसे कि आपकी बात करें, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी, आज की क्लास भी आप छोड़ दें, सोचेंगे कि चलिए कोई बात नहीं, पढ़ी तो है ही, हम देख लेंगे। उसके बाद 2-3 क्लासेज हो जाएंगी और पता चला किसी वजह से क्लास हट गई या किसी वजह से अनलिस्टेड हो गई, फिर आप फ़ोन करेंगे। तो देखिए, आप थोड़े से सजग रहिए। मानते हैं कि बीच बीच में कभी क्लासेज नहीं दी जाती हैं क्योंकि कुछ कारण रहते हैं, हर कारण आपको बताया नहीं जाता, इसीलिए थोड़े से सजग रहिए, निरंतर चलते रहिए। अब एक क्लास अगर हमने आपको दी है तो आप 2 से 3 बार आप इसको देख लीजिए। अब मुझे नहीं लगता कि फिर आपको, या तो नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे, जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो नोट्स बना रहे हैं, जो नहीं बना रहे हैं वो 2 से 3 बार पढ़ के भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप उथल पुथल में रहते हैं कि यहाँ पढ़े कि वहाँ पढ़े, कोई एमसीक्यू ले आया, आप उसको पढ़ रहे हो, कोई कुछ पढ़ रहे हो, तो फिर कोई आपका औचित्य नहीं रह जाता। यहाँ पे आपको हर क्लास एक पाठ्यक्रम आपको विधिवत रूप से दिया गया था। अब जिन्होंने उसको लिखा है, जिन्होंने नोट्स बनाया है, उनके लिए अच्छा है, और जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए और भी अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं भाषा विज्ञान में। भाषा विज्ञान में बात करें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति देख लेते हैं। हिंदी भाषा का काल विभाजन, हिंदी भाषा का काल विभाजन यदि हम करें तो यहाँ पे 3 भाग हैं, 3 भागों में किया गया है। देखिए, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेंथी लेके या एक चीज़ को रिपीट कर करके मुझे पढ़ाने की आदत नहीं है। मुझे पढ़ाने की आदत है कि एकदम स्पष्ट, मैं स्पष्टवादी हूँ, एकदम स्पष्ट पढ़ाना है और तथ्यों को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। मुझे जहाँ लगता है कि ये तथ्य रिपीट होने चाहिए तो मैं वहाँ उनको रिपीट करती हूँ, और पढ़ाते हुए ही मौखिक रूप से कर देती हूँ। यदि आपको लगता है कि मुझे वहाँ को, उस तथ्य को नोट करना है, तब आप आसानी से कर लीजिए, आप आराम से कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। चलिए बात करते हैं काल विभाजन की। तो यहाँ पे जब हम काल विभाजन करेंगे तो वो 3 भागों में करेंगे। पहला है आपका
पहले काल विभाजन में यदि हम बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। देखिए इतना आपको दिया जा रहा है जितना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कर लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, यहां पे समय की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक, ये यहां पे समय होगा। बात करें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरे नंबर पे बात कर ले तो आपकी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। यहां पे अच्छा पहले इसका विभाजन कर लेते हैं, सुविधा रहेगी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसके भी दो भाग हो जाते हैं। पहला है वैदिक भारतीय आर्य भाषा और दूसरा है लौकिक भारतीय आर्य भाषा। यहां पे समय की यदि बात करें तो 1500 से 800 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। यहां पे बात करें तो 800 ईसा पूर्व से आपकी 500 ईसा पूर्व तक की बात यहाँ पे हो रही है। थोड़ा सा बता दें कि वैदिक भारतीय आर्य भाषा में हम पढ़ेंगे जो देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है हमारी, ये संस्कृत है। यहाँ पे हम मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वो संस्कृत को देखेंगे, ठीक है। अब संस्कृत में भी आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास नंबर 1 पे जाइएगा तो वहाँ आपको पता चला था कि जो हमारी प्राचीन भाषा है, आर्य भाषा है, वो संस्कृत है। और संस्कृत के भी हमने दो रूपों में देखे हैं। संस्कृत के दो रूप कौन से हैं, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में जिसमें वेद, उपनिषद और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो लिखे गए थे, और लौकिक संस्कृत में जो आप आज के समय में संस्कृत साहित्य जो आप पढ़ेंगे वो है जिसमें आपके पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, आपके कालिदास हैं, भवभूति हैं, इन सबको जब आप पढ़ेंगे, रामायण है, महाभारत है, तो ये सब आपका लौकिक संस्कृत आर्य भाषा में आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, अभी देखेंगे आगे चल के, परेशान ना होइए आप। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके समय की बात करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक ये समय है। इसमें भी आप देखेंगे तो पाली, प्राकृत और कुछ भाग यहाँ पे अपभ्रंश का भी मिल जाएगा। अपभ्रंश यानी कि प्राकृत ही कहा गया है, पाली को प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत, ठीक है। तो इस तरीके से भी है, आगे और विस्तार से पढ़ेंगे कि पाली शब्द कैसे बना, व्युत्पत्ति, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे बात करें, पाली बौद्धों की भाषा है, प्राकृत है, इन सबको देखेंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में यदि बात करेंगे तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है, यानी कि यहाँ पे बात करेंगे तो आपकी पुरानी हिंदी, ये सब जो हिंदियाँ हैं आपकी, वो सब आधुनिक आर्य भाषा में आ जाएंगी। तो यहाँ पे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को पढ़ेंगे, जितना विस्तृत होगा। इनमें जो व्याकरणिक दृष्टियां हैं वो भी पढ़ेंगे, बाकी भी तथ्य पढ़ेंगे। यहाँ पे वैदिक और लौकिक पढ़ेंगे, और इसमें जो अपभ्रंश के बाद में अबहट, पुरानी हिंदी और नई हिंदी, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और भी विशेष तथ्य रहेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में देखते हैं
क्योंकि यहाँ पे सीधा है, हिंदी भाषा का काल विभाजन 3 भागों में किया गया है। समय एकदम सही है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कुछ पुस्तकों में गलत दिया हुआ था तो आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि एक जो दृष्टि की पुस्तक आती है, दृष्टि पब्लिकेशन की हिंदी भाषा नेट JRF की, उसमें कुछ संस्करणों में, जो पुराने संस्करण थे 2 से 3 संस्करणों में या 2 संस्करणों में, ये समय जो है वो गलत था। आप सही कर लीजिएगा जो भी बच्चे दृष्टि की पुस्तक को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक भारतीय आर्य भाषा और लौकिक भारतीय आर्य भाषा, यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यहाँ पे आप संस्कृत लिख लीजिए, आर्य भाषा तो है ही। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करेंगे तो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, और आधुनिक काल में आप सभी को पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे लेकिन क्लियर करते हुए। अगर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, तो इसको इस तरह पढ़ लेंगे कि फिर यहाँ से तथ्य ना बचे। थोड़ा तेजी से भी पढ़ेंगे, कम समय में अधिक पढ़ेंगे, जैसा हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का रहता है हम में कि मम्मा पैसा क्यों कर रहे हो। देखिए, आप अच्छे विद्यार्थी हो, आपसे कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बात करते हैं आगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, समय आप सब लिख चुके हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका समय था। बात करें तो वैदिक संस्कृत, इसमें भी पहले नंबर पे हमने देखा था, तो ये है वैदिक संस्कृत। 2 भागों में, अब यहाँ पे नहीं करेंगे। वैदिक संस्कृत करें तो इसके 3 भाग हुए हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहले नंबर पे है संहिता, दूसरे पे ब्राह्मण और तीसरे पे उपनिषद। इसी के साथ में बात करें तो पहले नंबर पे है संहिता। संहिता क्या है? तो जो संहिताएं लिखी गई थी उनके विषय में है। ऋक् संहिता, यजु संहिता और साम संहिता, अथर्व संहिता। सामवेद नहीं है, साम संहिता, अथर्व संहिता, ये संहिताएं लिखी गई थी। इनको बस थोड़ा सा पढ़े रहिएगा, क्योंकि कभी भी प्रश्न बन सकता है कि ऋक् संहिता किस में आती है। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या मध्यकालीन आर्य भाषा, इस तरीके से भी प्रश्न बन जाएगा। दूसरे में बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथों में तो कर्मकांड की व्यवस्था ब्राह्मण ग्रंथों में थी। कथाओं की योजना, कथाओं की योजना ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ। कर्मकांड की व्यवस्था, कथाओं की योजना आदि इसी में थे। ऋग्वेद का प्रधान, ऋग्वेद का महत्वपूर्ण है प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी कौन सा है? तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, वो सबसे प्राचीन है।
तीसरे नंबर पे बात करें तो उपनिषद। उपनिषद की बात करें तो इनमें वैदिक मनीषियों के उपनिषदों में इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। चिंतन के दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो इस समय बात कर रहे हैं हम वैदिक संस्कृत की। यहीं पे बात करें तो वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहला है पश्चिमोत्तरी। पश्चिमोत्तरी इसका जो भाग था वो था अफगानिस्तान से पंजाब। दूसरे नंबर पे है मध्य देशी। मध्य देशी के अगर भाग की बात करें तो पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश यहाँ तक का इसका क्षेत्र था। और पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये वैदिक संस्कृत की बात हो रही है। इसके बाद में बात करें तो वैदिक भाषा की रचनाएं। वैदिक संस्कृत होगा या वैदिक भाषा की रचनाएं, सीधा सीधा वैदिक संस्कृत भी लिख सकते हैं आप। इसमें क्या क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद, ये इस समय के महत्वपूर्ण हैं। थोड़ा सा आपको बता दें, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो है इसका समय है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ये 2 भागों में विभाजित है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम पहले नंबर पे वैदिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत को भी 3 भागों में बांटा था। पहला है आपका संहिता, जिसमें संहिताएं लिखी गई थी। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ और तीसरा है उपनिषद। ठीक है, तो संहिता में देखेंगे आप तो ऋग संहिता है, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा, अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्ट टफ हुआ तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम टीजीटी का पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी का ही सीमा जो पाठ्यक्रम है उसको निर्धारित कर रखा है। जब पढ़ाते हैं तो इतना विस्तृत हो जाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि टीजीटी में तो आलोचना थी ही नहीं, पीजीटी में आलोचना में भी कुछ आलोचक लगे हुए थे, लेकिन आप देखेंगे जो हमने आलोचना पढ़ाई थी उसमें हमने संपूर्ण आलोचना आपको पढ़ाई थी। तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे ये आपके नेट जेआरएफ वाले हैं, लेकिन नेट जेआरएफ की तरफ से भी कब टीजीटी पीजीटी में प्रश्न बन जाएगा, इसलिए हम छोड़ना आपसे कुछ भी नहीं चाहते। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से संहिता नहीं है, या संहिता किसके अंतर्गत आती है, वैदिक संस्कृत की लौकिक संस्कृत। पहले तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा, तो वैदिक संस्कृत से। तो संहिता, ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता। बात करें ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि कर्मकांड की व्यवस्था और कथाओं की योजना आदि इसी में थी। कर्मकांड, कोई भी कर्मकांड होता था तो वैदिक संस्कृत में उसकी व्यवस्था ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है, और कथाओं की जो योजना थी वो भी ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, ये प्रश्न बन जाएगा। उपनिषद की बात करें तो इनमें
वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषद का मतलब ही है कि गुरुकुल में जो ऋषि मुनि रहते थे, उनके जो शिष्य होते थे वो उनके पास में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे और उनका जो आध्यात्मिक चिंतन होता था या जो मौखिक होता था उसको वो कंठस्थ करते थे। इसीलिए जो वैदिक ग्रंथ हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां भी रहती हैं। अब आप किसी धार्मिक आस्था से इसको ना लेके जाइएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क पे आ जाते हैं। ये है आपका। तो बात करें यहाँ पे वैदिक भाषा। वैदिक भाषा की 3 बोलियां हैं और जिसमें पश्चिमोत्तरी बोली जो है, पश्चिमोत्तरी बोली, इसका जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से पंजाब तक है। और मध्य देशी बोली की यदि बात करें तो इसका जो क्षेत्र है वो पंजाब से मध्य उत्तर प्रदेश तक है। और पूर्वी बोली, इसका जो क्षेत्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक है। बात करें तो वैदिक भाषा की रचनाओं में ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में देखते हैं वैदिक संस्कृत के कुछ विशेषताएं, उसके बाद में लौकिक संस्कृत भी अभी कंप्लीट करेंगे। चलिए, कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे ये सब तो पढ़ रखा है मैडम, क्यों दोबारा पढ़ा रही हैं? आपने जब पढ़ा है वो दूसरी वे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसको पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात कर रहे थे थोड़ी सी, तो वैदिक संस्कृत के छंदों को वैदिक संस्कृत के छंदों को मंत्र कहा जाता था। यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी छंद होते थे उनको मंत्र कह दिया जाता था। जो भी ऋग्वेद में, बाकी में आप पढ़ेंगे तो उनको मंत्र कहेंगे। दूसरे नंबर पे बात करें, संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा है। वैदिक संस्कृत भाषा संगीतात्मक भाषा है। इसी के साथ में वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थीं। ध्वनियां थीं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आपके लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की बात करें तो इसमें आप देखेंगे लौकिक संस्कृत का समय आप जान ही रहे हैं। वैदिक संस्कृत की रचनाएं, आप इसमें इनकी रचनाएं देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। पहले है रामायण, तो महर्षि वाल्मीकि रचनाकार हैं। दूसरे नंबर पे आप बात करेंगे तो महाभारत वेद व्यास। तीसरे नंबर पे यदि आप बात करेंगे तो आपके सभी आ जाएंगे, पाणिनि वगैरह इसी में सभी आ जाएंगे। कालिदास जी की बात कर लेते हैं। कालिदास के भी जो सभी ग्रंथ हैं, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये इनके ग्रंथ हैं। आगे आप देखेंगे तो 4th नंबर पे बाण का है हर्षचरित। जयदेव का है 5वें नंबर पे, जयदेव का है गीत गोविंद। ठीक है, इस तरह के जो आप सभी नाटक देखेंगे, भाष के हैं, भवभूति के हैं,
माघ के हैं, श्रीहर्ष के हैं, तो ये सभी जो ग्रंथ हैं ये आपके लौकिक संस्कृत में आएंगे। जो इस समय हम संस्कृत पढ़ते हैं 9th 10th या इंटर से जो हमने संस्कृत पढ़नी शुरू की है, कालिदास को, भारवी को, भवभूति को, पाणिनि को, अष्टाध्यायी को, तो ये सब आपके लौकिक संस्कृत में आएंगे, वैदिक संस्कृत में नहीं आएंगे। वैदिक संस्कृत में वेद धन इक, यानी कि वैदिक, और यहाँ पे लोक इक, यानी कि जो लोक इस समय की जो जनता में या जनमानस में जो रचनाएं रची जा रही हैं उसको हम लौकिक संस्कृत में के अंतर्गत रखेंगे। ये रहा। इसके आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लौकिक संस्कृत में छंदों को श्लोक कहा गया है। वहां पे मंत्र कहा गया था, छंदों को श्लोक कहा गया है। इसी के साथ में लौकिक संस्कृत प्रायः संस्कृत ही लौकिक संस्कृत को प्रायः संस्कृत ही कहा जाता है। लौकिक संस्कृत में अड़तालीस ध्वनियाँ, वहाँ पे वामन थी, 48 ध्वनियाँ ही रह गई हैं। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बात कर रहे हैं आपके वैदिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत में देखेंगे आप कि वैदिक संस्कृत के जो छंद हैं उनको क्या कहा गया है, मंत्र कहा गया है। कभी भी तुलना या किसी भी विशेषता से संबंधित प्रश्न बन सकता है। वैदिक संस्कृत की जो भाषा है वो संगीतात्मक भाषा है, यानी कि उस समय के जो भी आप छंद देखेंगे उनको आप लयात्मक रूप में गा सकते हैं। इसी के साथ में बात करेंगे आप, वैदिक संस्कृत में वामन ध्वनियाँ थी। कितनी ध्वनियाँ थी? वामन थी। लौकिक संस्कृत की बात करेंगे तो जो इस समय जो संस्कृत लिखी जा रही है वो भी आपकी लौकिक संस्कृत में ही है। लौकिक संस्कृत में आप बात करेंगे कि जैसे कि महाभारत हुई, रामायण हुई, बाकी के जो संस्कृत के ग्रंथ हैं इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी नए भी लिखे जा रहे हैं, वो सब लौकिक संस्कृत में ही आएंगे। इसी के साथ में बात करें, ये तो ग्रंथ हैं, आप अपने से जो भी संस्कृत साहित्य वाले हैं, जो भी सारे ग्रंथ हैं आप लौकिक संस्कृत में लगा दीजिएगा। बात करें तो लौकिक संस्कृत में छंदों को श्लोक कहा गया, ये महत्वपूर्ण है। इस समय जो छंद रचे जाते हैं, सूक्तियाँ तो होती हैं श्लोक की एक लाइन, लेकिन यहाँ पर जो छंद हैं उनको श्लोक कहा गया है लौकिक संस्कृत में। एक दोनों में अंतर ये है। दूसरा है कि लौकिक संस्कृत को प्रायः संस्कृत ही कहा जाता है। देखिए, वैदिक संस्कृत को संस्कृत नहीं कहा जाता, लेकिन लौकिक संस्कृत को ही मूल रूप से संस्कृत कहा जाता है। दूसरी बात, लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही रह गई हैं। वहाँ पे वामन थी और यहाँ पे आपकी जो है वो 4 कट हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये विषय हमारा नहीं है, ये तो आप जानते हैं कि संस्कृत वालों का है, तो संस्कृत वाले ही पढ़ेंगे। ये थी आपका जो पहला भाग था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, उसके भी 2 भाग थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दोनों को हमने देख लिया है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ी सी दृष्टि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पे देख लेते हैं। इसके बाद में उसको पूर्ण रूप से जो विस्तृत हम देखेंगे वो कल देखेंगे, मतलब अगली क्लास में। देखिए, यहाँ पे बात करें तो जो मध्यकालीन जो आपकी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा समय की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से
ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी इसका समय ठहरता है। इसके 3 भाग हो जाते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के पहले भी हम जान चुके हैं। तो पहला हो जाएगा पाली, या कहें तो प्रथम प्राकृत या प्राचीन, मध्यकालीन, प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा। यहाँ पे क्या कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पे ना जाइएगा, यहाँ पे प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा है। समय की बात करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरी है, दूसरे नंबर पे मध्यकालीन भाषा। इसी के साथ में प्राकृत इसको कहा जाएगा, या द्वितीय प्राकृत। पहले प्राकृत को शिलालेखीय प्राकृत भी कहा गया है, ठीक है। तो इसका समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पे आप बात करेंगे तो परकालीन प्राकृत या अपभ्रंश, या कहें तो तृतीय प्राकृत। इसके समय की बात करेंगे तो 500 ईस्वी से आपकी 1000 ईस्वी तक की यहाँ पे बात आ जाएगी। ये है। पाली को देखेंगे कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, ठीक है। और इसी के साथ में बौद्धों की भाषा है। बाकी कहाँ इसके जो शिलालेख हैं इन सब में जो इनका दीपवंश में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे हरदेव बहारी जी कहते हैं कि यूरोप में पाली शब्द का पहला प्रयोग हुआ है। कुछ तथ्य हैं, इन सब तथ्यों को हम अगली क्लास में देखेंगे बहुत विस्तृत रूप से। प्रयास रहेगा कि हमें लग रहा है कि पहली एक क्लास में हम पाली को ही पढ़ेंगे, दूसरी में प्राकृत को, क्योंकि कुछ विस्तृत है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहली क्लास में, दूसरी क्लास में बहुत जो तथ्य जरूरी थे उनको पढ़ लिया है। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है 9568802463 पे कॉल करके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैच भी ले सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क के साथ में हम आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, और विशेषताएं बहुत हैं, गिनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपसे बस इतना कहना है कि आप ईमानदारी के साथ में लगे रहिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं आप उतना पढ़ते रहिए। कोई भी शिक्षक या कोई भी विद्यार्थी या किसी भी विद्यार्थी का कोई भी पाठ्यक्रम कभी भी परीक्षा से पहले उसका पूर्ण नहीं होता है। मैं भी यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने भी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा विद्वता के साथ में पढ़ रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना है कि तथ्यों को एक सरल रूप में आप तक पहुँचा देती हूँ। जो बैच है, बैच की समय इतनी विशेषताएं हैं। इस पहले जो हमने पढ़ाया था तो आपको चुनिंदा 2 से 3 इतिहास ग्रंथों का सहारा लिया था। इस बार इतिहास ग्रंथों का, और जो आपके कुछ एक यूजीसी या कहें एनटीए जहाँ से पेपर सेट करता है, या माध्यमिक जो सेट होता है, या किसी भी राज्य का जो परीक्षा तैयार होती है, तो वहाँ जहाँ से तैयार हो सकती है वहाँ के तथ्यों को हम आपके लिए लेके आते हैं। बैच में अनेक विशेषताएं हैं। किसी भी राज्य के हैं आप, कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 9568802463 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं, या अन्य जानकारी जो भी आपको चाहिए आप इसी नंबर पे ले सकते हैं। बैच की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि यहाँ पे आपका सीधे संवाद हमसे होता है। अगर आपको भाषा विज्ञान में या किसी भी टॉपिक में कहीं कोई समस्या आ रही है, वो अभी हमने उस बैच में अगर नहीं भी पढ़ाया है, तो भी आपकी ये सांत्वना, जो भी आपकी समस्या होती है उसको एक समय रहते हम आपको गाइड करते हैं। हम एक गाइड के रूप में हैं, एक निर्देशक के रूप में हैं। ऐसा नहीं है कि सब अपने में पूर्ण है, कोई अपने में पूर्ण नहीं है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं समय से ले लीजिए, दुविधा में बिल्कुल ना रहिए। जहाँ भी पढ़िए ईमानदारी से पढ़िए, फोकस करके पढ़िए,
चीज़ों को, जो तथ्य हैं, बार बार रिवीजन करते हुए पढ़िए, अन्य तो आप इधर भी रहेंगे उधर भी रहेंगे, झलकते रहेंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, वो वाली कहानी आपकी फिर हो जाएगी। ठीक है, एक बार अपने आप को ईमानदारी से टाइम देके देखिए। जब आप अपने आप को ईमानदारी से समय देते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके हाथों में होती है। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, भाषा विज्ञान के ही अगले तथ्यों में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।